गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग सेफ होगे, सब लोग अपने अपने घर पे होगे और सब अपना अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होगे। इसी के साथ एक चीज़ की और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लिया होगा। जो लिंक्स मैं दे रहा हूँ उसमें से मेरा स्टडी मटेरियल भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आपने अपनी रीडिंग यानी अपनी पढ़ाई चालू कर दी होगी। क्योंकि अगर आपने नहीं चालू की है तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब चालू कर दो। इसका रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम्स तो देखो नवंबर में ही आना है, आपका एग्ज़ाम्स नवंबर में ही आना है, आपका एग्ज़ाम्स दिसंबर में ही आना है। जो सीए वाले उनका एग्ज़ाम नवंबर में, सीएमए वालों का एग्ज़ाम दिसंबर में ही आना है। अब आप तैयारी चाहो तो आप सितंबर में चालू करो, आप जुलाई में चालू करो, आप अगस्त में चालू करो, यानी जब ये लॉकडाउन पूरी तरह से लिफ्ट हो जाएगा तब आप अपनी तैयारी चालू करो। या फिर अभी मेरे साथ वीडियो लेक्चर्स में जो सीरियसनेस के साथ आप क्लास में प्रिपेयर करते हो उसी सीरियसनेस के साथ अगर अभी से आप प्रिपेयर करोगे तो कहना से वी कैन प्रिपेयर फॉर द रैंक्स। हम लोग रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आई नो कि एक चीज़ मेरी तरफ से भी थोड़ी लैकिंग है, वो ये है कि लेक्चर्स में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी कभी कभी एक दिन का गैप हो जाता है लेक्चर्स के बीच में, तो उसको सॉर्ट करने का पूरा कोशिश चल रहा है फिलहाल। आप थोड़ी सी एक चीज़ समझो, मेरी भी एक प्रॉब्लम समझो कि मैं ये सारे लेक्चर्स आपके लिए घर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, यानी मेरे पास मैं क्लासेस तक ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें मेरे घर में थी उन सब चीज़ों को, जैसे लाइट्स होती हैं बहुत सारी, जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आते हैं उनको मालूम है कि ये कितना बड़ा सेटअप होता है, तो वो सारे सेटअप को मैंने घर पे करने की कोशिश की है और उसके बाद उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है और उसकी वजह से एक एक दिन का गैप हो जाता है लेक्चर्स के बीच में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को स्लो कर दो, यानी अगर मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। कैसे रखेंगे? तो सर अभी तक 4 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर हो गए, तो उन 5 लेक्चर में सर ने कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ाया है ना, तो उसको रिवीजन, क्योंकि सीए एक ऐसा एग्जाम है, देखो सिलेबस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको कवर करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितनी बार रिवीजन हो उतनी बार कम है, जितनी बार रिवीजन हो उतनी बार ये रिवीजन कम है। और अगर आपके घर के ऊपर प्रिंटर है, ठीक है, यानी आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी, यानी या फिर आपके डैड या फिर आपके कोई भी फैमिली के अंदर ऑफिस जा रहे हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रिंटिंग करवा सकते हो कोई स्टडी मटेरियल का, या फिर मैं जो नोट्स दे रहा हूं उनकी, तो प्लीज एटलीस्ट जो नोट्स मैं दे रहा हूं उनकी आप प्रिंटिंग करवा लो, ताकि उस पर आप अच्छे से मार्क कर सको और आप रीड कर सको इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ही करना, अदरवाइज आपको प्रिंटेड मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली, अगर लॉकडाउन 3 मार्च को थोड़ा भी रिलैक्स होता है तो सबसे पहली चीज मैं यही करूंगा कि आप तक मटेरियल पहुंचाया जाए। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चीज़ है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसका एक बार रिवीजन जरूर करते हैं। तो आ जाओ फटाफट, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये चैप्टर में से मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट्स को, इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है। आपका पेपर का पैटर्न कैसा होता है? देखो सीए फाउंडेशन का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो मैं पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट बेसिकली क्या होता है आपके पेपर में कि आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो यानी ये टोटल क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 हो गया, ये कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। अब इसमें होता है क्या है? तो इसमें होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। यानी आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक ट्रू फॉल्स का कितना मार्क्स मिलता है आपको? 2 मार्क्स मिलता है। एक ट्रू फॉल्स का कितना मार्क्स मिलता है आपको? 2 मार्क्स। बट ये ट्रू फॉल्स का आंसर आपको अलोंग विद द रीजंस लिखना पड़ेगा। यानी अगर ये क्वेश्चन का आंसर ट्रू है तो क्यों है, और इसका आंसर अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो इसमें से ना, ये 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन यूजुअली, ऐसे इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में, यानी पिछले 4 से 5 पेपर में मैंने ऐसा देखा है कि इसमें से 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है,
और एक क्वेश्चन कैपिटल एंड रेवेन्यू यानी यूनिट नंबर 4, इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 4 में से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में यानी टोटल इस चैप्टर में से 4 मार्क का तो ट्रू फॉल्स ही आता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो वो पूछ लेते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4 ऐसे सब क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो देयर कैन बी ए 4 मार्क्स क्वेश्चन, देयर कैन बी ए 5 मार्क्स क्वेश्चन, देयर कैन बी ए 10 मार्क्स क्वेश्चन यानी 10 मार्क का एक क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी ए 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है बट आ सकता है, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कभी कभी। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पे, बट एक चीज है जो हमको मालूम है वो क्या है कि भाई यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आता है और उस ट्रू फॉल्स में से एक क्वेश्चन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक हमारा किसका आता है, एक क्वेश्चन हमारा आता है जो आगे जो चैप्टर आएगा यूनिट नंबर 4 आएगी जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके आएगा, ठीक है। मोस्टली हम लोग आज चालू करेंगे उसको, तो उसमें से एक आपका चैप्टर आता है, एक क्वेश्चन उसमें से आता है। बाकी डिटेल्ड पेपर पैटर्न मैं बाद में डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि भाई जो ओनर है और उसका जो बिजनेस है दोनों क्या है, अलग अलग है। ओनर एंड द बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। इसीलिए दोनों की अकाउंटिंग करने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या करने चाहिए, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अलग अलग मेंटेन करने चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से याद आता तो हम कैपिटल साइड में बैलेंस शीट की कैपिटल लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि द मनी प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या एक तरह का लोन है जिसको बिजनेस को फ्यूचर में जाके क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा अलोंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था हमारा क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट में 2 बातें थी। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी आप केजीज में, नंबर्स में, ठीक है, किलोमीटर्स में, मीटर्स में ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। आप ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड करोगे, जो कौन से टर्म में, पैसे के टर्म में। यानी ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में नहीं है यानी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, भले वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की यही सबसे खराब बात है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उसको ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसको ये रिकॉर्ड ही नहीं करता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? दूसरी चीज ये और बोलता है कि द ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द रूलिंग करेंसी। यानी कौन सी करेंसी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, रूलिंग करेंसी। अब रूलिंग करेंसी का मतलब ए करेंसी ऑफ ए कंट्री, ए करेंसी ऑफ ए कंट्री इन विच द बिजनेस इज लोकेटेड। यानी जिस कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस है उस कंट्री की जो करेंसी है वही हमारे लिए क्या होगी, रूलिंग करेंसी। तो अगर मुझे $500 फीस मिलती है तो मैं $500 की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, पहले $500 को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसकी क्या करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है मेरा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोलता है, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब नहीं मालूम हमें कि बिजनेस कितने साल चलेगा। और ये एक बुद्धिमत्ता नहीं है, यानी फिजिबिलिटी नहीं है हमारे बिजनेस में कि हम बिजनेस का खत्म होने का इंतजार करें ताकि उसकी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें, हम उसकी अकाउंटिंग करें। तो इसमें बोला गया है कि द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज इनडेफिनाइट एंड वी शुड नॉट वेट। हम क्या नहीं करने चाहिए, वी शुड नॉट वेट फॉर द एंड ऑफ ए लाइफ ऑफ ए बिजनेस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नेक्स्ट चीज इसमें यह बोली गई है कि भाई द बिजनेस का जो लाइफ है, इंडेफिनाइट लाइफ है, इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यानी हमको छोटे छोटे पार्ट में उसे क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। और एट द एंड ऑफ ईच पार्ट, यानी हर पार्ट के एंड में हमें उसके अकाउंट्स बनाने चाहिए ताकि हमें उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन यानी हमारे पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी है ये मालूम पड़े। और ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि द स्मॉलर पार्ट मींस व्हाट, इट कैन बी
बी मंथली, इट कैन बी एनुअली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली। जो आपको सही लगे वो आप पीरियड ले सकते हो, लेकिन आप पूरे लाइफ को डिवाइड करो। ये कौन बोलता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और अक्रूवल कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था तो इसमें हम लोग ने दो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखी थी, टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, जिसमें एक में हम लोग ने बोला था कि एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट है और दूसरा एक अक्रूवल बेसिस है और दूसरा कैश बेसिस है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारी इनकम है और जो हमारी एक्सपेंडिचर है, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होने चाहिए? वो रिकॉर्ड होनी चाहिए इन द पीरियड, यानी उस साल में रिकॉर्ड करो आप जिस साल में आपने उसको क्या किया है? अर्न किया, यानी कमाया है, यानी उसको कमाया। इनकम को क्या करते हैं हम लोग? अर्न करते हैं, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? इनकर करते हैं। तो जिस पीरियड का वो खर्चा है और जिस पीरियड की इनकम है, आप उसको उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, ना कि उस पीरियड में जिसमें आपको मिल रहा है या फिर आप उसको पे कर रहे हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो देखो क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर earned or incurred. Income and expense should be recorded in the period in which they are earned or incurred, and not in the period, यानी उस पीरियड में नहीं रिकॉर्ड करेंगे in which we have received or we have पेड। ये कौन बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अकाउंटिंग बेस है उसे हम अक्रूवल अकाउंटिंग बोलते हैं, या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड होगी जिस पीरियड में कमाया, यानी जिस पीरियड में हमने गुड्स को सेल किया है उस पीरियड की वो सेल्स इनकम मानी जाएगी, ना कि जिस पीरियड में हमें उन गुड्स को बेच के पैसे मिले हैं उस पीरियड की। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट हमारा कैश बेसिस था। कैश बेसिस अकाउंटिंग ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, बट अक्रूवल का अपोजिट क्या है? कैश बेसिस। तो ये बोलता है कि जो इनकम है और जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करो आप जब आपको वो रिसीव हो जाए या फिर आप जब उनको पे कर दो। यानी पूरा विपरीत बोलता है, यानी पूरा उल्टा बोलता है। किसके? अक्रूवल कॉन्सेप्ट के। ये बोलता है कि उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिसमें आपको रिसीव हो, जिस पीरियड में आप पैसे पे करो। यानी गुड्स भले आज बेच दो, आज सेल्स की एंट्री मत पास करो, आपको जब इस गुड्स बेचे हुए के पैसे मिलेंगे तब आप एंट्री पास करना। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो बात बताओ मुझे एक, आज के दिन में हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? तो आज के दिन में हम फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि भाई ये गलत है और ये सही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस होते हैं वो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं। बताओ, टाटा जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया में ज्यादा हैं कि एक पान के गल्ले वाले बिजनेस ज्यादा हैं? कहने से टाटा जैसी कंपनियां हमारी कंट्री में हम गिन सकते हैं। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो उसमें कुछ 1800-1900 कंपनियां हैं, यानी 1800-1900 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर मैं बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो उसमें कितने बिजनेस लिस्टेड होंगे? तो उसमें कुछ 5000 या 6000 समथिंग बिजनेस, मोर देन 6000 कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं। तो कहना ही से 6000 बड़ी कंपनियां अपनी कंट्री के अंदर सिर्फ, अगर प्राइवेट कंपनीज को भी मिला लो तो मान लो ज्यादा से ज्यादा 1,00,000-1.5 लाख कंपनीज होंगी अपनी कंट्री के अंदर। कहना इसे पान के गल्ले, ठीक है, भेल वाले, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाले, ये कितने सारे लोग हैं। तो ये जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल बिजनेस, ये क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस। और लार्ज बिजनेस क्या फॉलो करते हैं? ये अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। और हमको कौन सी सीखनी है? हमें कौन सी सीखनी है? अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें सीखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग ने मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट देखा था, जिसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद आता है? क्या बोलता है? इनकम ऑफ दिस पीरियड, यानी इस साल की इनकम को हमें कंपेयर करना है एक्सपेंस ऑफ दिस पीरियड, ताकि हम क्या निकाल सकें? प्रॉफिट या फिर लॉस है हमारे बिजनेस में, हम ये निकाल सकें। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शैल बी कंपेयर्ड विद द, इनकम ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शैल बी कंपेयर्ड विद द, किसके साथ कंपेयर करना चाहिए हमें? एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड ओनली। ये कौन बोलता है? ये हमें बोलता है कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट? मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से
प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब किसकी वजह से आते हैं? ये मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें तीन चीजें बोलता था। पहले बोलता था कि द असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो बीत गई है, यानी जब हमने इसको पास्ट में खरीदा था उस कॉस्ट में हमें असेट को क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। और नॉट एट द मार्केट वैल्यू, यानी जो आज उसको मार्केट में बेच के पैसे मिलेंगे उस पे नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि भाई आप अपने फिक्स असेट बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। इसके लिए आपको उसको किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी जितने में आपने खरीदा था उतने में। फिर ये बोलता है कि खरीदने की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? तो बोलता है कि परचेस प्राइस शुड इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टिल द असेट इज पुट टू यूज, यानी जब तक आप असेट को यूज करने में नहीं लगा देते तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में आपको क्या करने चाहिए? ऐड कर देने चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। उसके बाद बोलता है तीसरा पॉइंट कि वंस द असेट इज पुट टू यूज, यानी एक बार असेट काम में आने लग जाए उसके बाद के सारे कॉस्ट को आपको क्या नहीं मानना चाहिए? उन सब एक्सपेंस को आपको कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए, उनको आपको एक्सपेंस ही मानना चाहिए। लेकिन एक बार असेट लग जाए उसके बाद आप कोई ऐसा खर्चा करो जिसकी वजह से क्या हो जाए? उस असेट की या तो लाइफ बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? लाइफ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग थी जो गिरने वाली थी अगले 5 साल में, उसमें मैंने क्या किया? उसमें मैंने रिपेयर वर्क करवाया, उसके अंदर मैंने बीम लगवा दिए नए, जिसकी वजह से अब ये बिल्डिंग 5 साल नहीं 10 साल चलेगी। तो कहने से मैंने लाइफ बढ़ा दी इस बिजनेस की। या फिर आपके एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, पहले वो 5000 यूनिट दिन में बनाता था अब 6000 बनाता है, तो कहने से ऐसा हो जाए तो वो खर्चे को आप चाहो नहीं, आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? उसको असेट की कॉस्ट में क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा क्या है? अगला कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि द बिजनेस, इस कॉन्सेप्ट में हम ये अज्यूम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, यानी बिजनेस विल गो ऑन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। और फोरसीएबल का मतलब है कि जितना हम देख सकते हैं उतने समय तक, यानी अगर मैं अगले 2 साल देख सकता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरा 2 साल मेरा बिजनेस चलेगा। अगर मैं 5 साल देख सकता हूं तो 5 साल, यानी जितना टाइम आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो उतने समय तक आपका बिजनेस चलेगा। यानी द बिजनेस विल गो ऑन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एंड विल नॉट शट डाउन इन द नियर फ्यूचर, यानी आगे आने वाले समय में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमारा कौन सा है? गोइंग कंसर्न, वो बोलता है। और इसमें ये बोलता है देयरफॉर इट इज सेफ टू अज्यूम दैट द बिजनेस हैज नो प्लान टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, यानी आपका बिजनेस चलते रहेगा, तो आपकी बैलेंस शीट अलग तरीके से बनेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपका बैलेंस शीट अलग तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स असेट, अगर आप मानते हो कि आपका बिजनेस चलेगा तो कॉस्ट पे वैल्यू होंगे, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि आपका बिजनेस आगे आने वाले समय में बंद हो जाएगा तो वो किस पे चलेगा? तो वो किस पे रिकॉर्ड होगा? वो उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस बंद होगा तो असेट तो बेचने पड़ेंगे, जब बेच नहीं है तो मार्केट वैल्यू पे लिख लो। समझ में आता है कि नहीं आता है? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और अकाउंटिंग की नींव है हमारी, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट कितने इफेक्ट होंगे? एटलीस्ट 2 इफेक्ट होंगे। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट, यानी 2 इफेक्ट होंगे। यानी या तो 2 असेट्स कम होंगे, या फिर एक असेट कम होगा एक असेट बढ़ेगा, या फिर 2 लाइबिलिटी कम होंगी, या फिर एक असेट बढ़ेगा एक लाइबिलिटी कम होगी, या फिर एक असेट बढ़ेगा एक लाइबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस, इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ इनकम एंड इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ
कैपिटल, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी बैलेंस शीट बनती है और अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट था, जिसका नाम हम लोग ने क्या रखा था? प्रूडेंस भी रखा था। क्या रखा था? प्रूडेंस भी रखा था। अब यह कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट प्रोवाइड ऑल द फ्यूचर लॉसेस, यानी फ्यूचर में जो नुकसान होने वाले हैं उनका आप होने का इंतजार मत करो, आज ही अपनी बुक्स में उनको क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। लेकिन फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उनको आप आज रिकॉर्ड नहीं करोगे, उनको आज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपको जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, गेन होने वाले हैं, उनका आप इंतजार करो कि आपको वो कब होते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या है? द इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, हम शेयर्स में मार्केट में पैसे लगाते हैं ना, वो शेयर्स हमारे लिए एसेट हैं, तो उनकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? उनकी वैल्यू हम निकालते हैं कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम है उस पे वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्री को भी कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। अगला है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी जहां पे भी हम अकाउंट्स में चॉइस रखते हैं, एसएलएम लगाऊं कि डब्ल्यूडीवी लगाऊं, कॉस्ट पे वैल्यू करूं कि मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करूं, तो जहां पे भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हो आप अकाउंट्स में, उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल आप उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करोगे और आप उनको चेंज नहीं करोगे। उनको आप क्या नहीं करोगे? चेंज नहीं करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज पे हमारे पास आगे एक यूनिट है इसी चैप्टर के अंदर, वहां पे और डिटेल डिस्कशन होने वाला है। लेकिन चेंज करना अलाउड है 3 सिचुएशन में, आप 3 केसेस में चेंज कर सकते हो। यानी अगर आपको लॉ बोले, यानी कानून बोलता है देश का कोई कि आप ये अकाउंटिंग पॉलिसी यानी आप एसएलएम मेथड फॉलो नहीं कर सकते, तो आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर सकते हो। अदरवाइज आपको हर साल एसएलएम फॉलो करना पड़ेगा। वंस यू चूज फॉलो दैट। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी आपकी कंट्री में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो करनी है, तो भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेटर बिजनेस की पिक्चर दिखाएंगे, यानी मेरी बैलेंस शीट जो है वो मेरे बिजनेस की सही वैल्यू दिखाएगी अगर मैं एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी लगाऊं तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, और आज हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट से। आ जाओ, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल द आइटम्स दैट आर मटीरियल इन नेचर, यानी वो आइटम्स, ऑल द आइटम्स दैट आर मटीरियल इन नेचर शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब क्या है? तो यहां पे देखो, लेट सपोज कि मैंने पीएनएल बनाया और पीएनएल में मैंने यहां लिखा सेल्स 100 रुपया, 1000 रुपया, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक 100 रुपया, परचेस 200 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपीज, बराबर है। तो टोटल कितना आ गया? 1100 रुपया आ गया। और कहने से इस साइड भी कितना आना चाहिए? 1100। तो जीपी कितना हो जाएगा मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 800। ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा पीएनएल में आएगा और यहाँ पे 800 रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बराबर है। अब मैं यहां पे सारे एक्सपेंस लिखना चालू करूंगा और ऐसा समझो कि ये किसका पीएनएल है? ये पीएनएल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। किसका पीएनएल है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब रिलायंस के बारे में सोचो कि रिलायंस कितने टाइप के खर्चे करता है। कहने से अगर रिलायंस यहां पे अपनी लिस्ट ऑफ एक्सपेंस लिखने लगे तो कहने से पेज के पेज भर जाएंगे, हाँ या ना? कहने से रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसका होता है, वर्कर का खर्चा उसका होता है, क्लीनिंग का खर्चा उसका होता है, कहने से अनगिनत खर्चे होते हैं रिलायंस के पास। तो कहने से रिलायंस के जो एक्सपेंस की कैटेगरी बनेंगी वो भी तो एक तरह से अनगिनत बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, हाँ या ना? बोलो मुझे। तो कहने से यस। तो कहने से ऐसे लेट सपोज 100 लिस्ट बनी 100 आइटम्स की, यानी 100 एक्सपेंस है रिलायंस के पास। तो क्या रिलायंस को ऐसे 100 एक्सपेंस अलग अलग दिखाने चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखाने चाहिए? कि देखो, मुकेश अंबानी जो रिलायंस के ओनर हैं, ठीक है, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं फिलहाल, कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस के ओनर है उनको ये इंटरेस्ट नहीं है। उनको क्या नहीं इंटरेस्ट है? उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि भाई जामनगर में जो फैक्ट्री है रिलायंस की, उस फैक्ट्री के वॉचमैन को हमने कितना बोनस दिया।
कितना हमने उसको बोनस में पैसे दिए, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। कहने से बोनस कितना दिया होगा, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। यस सुनो, कहना से जो कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए की है, कितने रुपए की है, 9 लाख करोड़ रुपए की, उस कंपनी में 25,000 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? मतलब नो डाउट ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25-25 ऐसे लूज करेगा रिलायंस तो कहने से बर्बाद हो जाएगा एक दिन। बट 25,000 रुपए उसके ओनर को डिसीजन मेकिंग में कोई इफेक्ट करेंगे कि भाई हमने मेरे वॉचमैन को मैंने 25,000 रुपए एनुअल बोनस दिया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या मुकेश अंबानी के कोई भी डिसीजन को इफेक्ट करता है क्या? द आंसर इज नो। तो हम बोलेंगे कि ये जो 25,000 है ये अमाउंट इममटीरियल है। क्या है? इममटीरियल, यानी इसको रिकॉर्ड तो करना है हमें, इसको रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन ये इममटीरियल है। क्या है? इममटीरियल। और जो भी इममटीरियल आइटम्स होंगे ना उनको हमें सेपरेट दिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं बोलोगे कि अनइंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है तो इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन जब आप उसको पीएनएल में दिखाओगे तो आप ऐसे सब इममटीरियल ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रुप कर सकते हो। इसीलिए जितने भी सैलरी रिलेटेड खर्चे होते हैं, सैलरी में क्या क्या खर्चे आ जाते हैं, कहने से एक तो हम बेसिक सैलरी दे देते हैं, महीने के खर्चे दे देते हैं, ये सुनो। उसके बाद कहने से एम्प्लॉय को घर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, उसको हमने घर दिया तो घर का खर्चा कहने से एक तरह एम्प्लॉय पे हुआ, तो कहने से ये बोल सकता हूं सैलरी टाइप का ही खर्चा है। कहने से एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी, कहने से ये भी तो उसकी सैलरी में इंक्लूडेड है ना, यस और नो। उसके बाद हम लोग ने एम्प्लॉय को और भी बोनस दे दिया। क्या दे दिया हमने? एम्प्लॉय को बोनस दे दिया। उसके रिटायरमेंट के लिए हमने उसके पीएफ में यानी प्रोविडेंट फंड में, ताकि वो रिटायर हो तो उसे बड़ा अमाउंट मिले, उसके लिए हमने खर्चे डाल दिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि देखो बेसिक सैलरी, पीएफ, बोनस, इनको अलग अलग मत बताओ, आप इनकी एक कैटेगरी बना लो और उस कैटेगरी को हम बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और इनको सबको एक ही कैटेगरी में इन सब का टोटल करो, 500 इसका, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका और 100 इसका। तो कहने से इन सब का टोटल करो और टोटल करने के बाद आपको जो मिलता है तो आप पीएनएल में यहां पे ये बोलोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारे 900 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वो आइटम्स जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेंगे, जो मटेरियल इमटेरियल का समझ में आया कि नहीं आया? मटेरियल का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो किसी के डिसीजन को क्या कर दें, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो पीएनएल पढ़ रहा है उसके डिसीजन को अगर वो इंफॉर्मेशन उसे दी जाए तो उसका डिसीजन को वो चेंज कर देगी। सपोज, लेट सपोज कि अगर मुझे मालूम पड़े कि रिलायंस ने, जैसे आज के दिन की बात करूं तो आज का टॉप न्यूज क्या है कि रिलायंस जियो ने 9% ऑफ द शेयर्स इज सोल्ड टू द फेसबुक। 9% शेयर किसको बेच दिए? रिलायंस ने फेसबुक को बेच दिए। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है, और ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे मालूम पड़ती है तो मेरा डिसीजन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा कि मैं रिलायंस में शेयर खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो एक आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि भाई रिलायंस में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, यानी फेसबुक ने रिलायंस के 9% शेयर खरीदे, मतलब फेसबुक क्या देख रहा है? रिलायंस के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर में प्रॉफिट देख रहा है, इसीलिए उसने आज शेयर खरीद लिए। तो मुझे भी रिलायंस के शेयर खरीद लेने चाहिए क्योंकि रिलायंस फ्यूचर में क्या करेगा? प्रॉफिट करेगा। तो कहने से मेरे डिसीजन को इफेक्ट कर दिया, तो ये डिसीजन क्या है? मटीरियल है। अब दूसरा एक इंफॉर्मेशन लो कि भाई रिलायंस की जामनगर की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 100 मशीन है, उस 100 मशीन में से एक मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए मटेरियल है? कहने से ये इंफॉर्मेशन मेरे क्या काम का? कहने से खराब हो गया तो आज नहीं तो कल रिलायंस उसको रिप्लेस करके उस मशीन को भी चालू कर देगा, और नहीं भी चालू कर पाया तो कहने से रिलायंस सिर्फ एक मशीन से थोड़ी ना चल रही है। तो कहने से ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इममटीरियल हो गया। क्या हो गया? इममटीरियल। मटेरियल इममटीरियल पे हम बाद में भी आएंगे और भी डिस्कशन करेंगे, बट कहने से फिलहाल के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे वो मटेरियल, जो ना करे वो इममटीरियल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें यही बोलता है कि आइटम्स दैट आर मटीरियल इन नेचर, यानी वो आइटम्स जो यूजर के डिसीजन को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं, उनको आप अलग से डिस्क्लोज करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी उनको आप ग्रुप में मत रखो, उनको आप अलग से स्पेसिफाई करके बताओ। एंड द आइटम्स एंड द इममटीरियल आइटम्स shall be disclosed, shall not be disclosed separately, shall not be disclosed separately, यानी उनको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इमटेरियल आइटम भी अलग बता दोगे तो वो यूजर का डिसीजन तो नहीं चेंज करने वाले ना, तो आप इमटेरियल आइटम क्यों नहीं दिखा रहे हो उधर अलग से? तो देखो आप बोले कि सर मटेरियल आइटम को अलग दिखाने का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका नॉलेज होगा तो यूजर का डिसीजन चेंज हो जाएगा। इमटेरियल आइटम को भी अलग दिखाओ ना, तो यूजर का डिसीजन थोड़ी ना उससे इफेक्ट हो रहा है, एज इट इज रहना, कोई खराबी नहीं है ना उसको भी अलग से दिखाने में। तो देखो ऐसे अगर रिलायंस में बात करोगे तो कहने से करोड़ों ट्रांजैक्शन है, और ऐसे अगर आप और मैं रिलायंस का पीएनएल पढ़ने लगेंगे ना तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा। कहने से लॉट ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन समटाइम्स ऑल्सो लीड्स टू ए कंफ्यूजन। इसीलिए बोला गया है कि जो इमटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सेपरेटली मत दिखाओ, उनको आप क्लब करके एक साथ दिखा दो। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, आइटम इज सेड टू बी ए मटीरियल। अब आइटम को मटीरियल कब बोलेंगे? इज सेड टू बी ए मटीरियल व्हेन द नॉलेज ऑफ सच आइटम कैन इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल बैलेंस शीट को जो यूज कर रहा है उसके डिसीजन को अगर वो चीज का नॉलेज हो तो इफेक्ट कर दे, वो आइटम क्या है? मटीरियल आइटम है। मटीरियलिटी इज सब्जेक्टिव मैटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटीरियलिटी, जो चीज तुम्हारे लिए मटीरियल है वो मेरे लिए शायद मटीरियल नहीं है, और जो चीज मेरे लिए मटीरियल है वो शायद मुकेश अंबानी के लिए मटीरियल नहीं है। एग्जाम्पल, 50,000 रुपए गुम गए, 50,000 रुपीज गुम गए मुझसे, ठीक है। कहना इसे 2 दिन बैठ के शौक जताऊंगा कि यार 50,000 रुपए कैसे गुम गए, लेकिन मुकेश अंबानी के अगर 50,000 रुपए जेब से गिर जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। वो 2 दिन बैठ के शौक मनाएगा कि यार मेरे 50,000 रुपए कहां चले गए। कहने से उनके लिए 50,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट मटीरियल नहीं है कि भाई 50,000 रुपए गुम गए तो गुम गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए 50,000 रुपए गुम गए तो मैं ऊपर नीचे हो जाऊंगा। समझ में आता कि नहीं आता? तो कहना ही से जो चीज मुकेश अंबानी के लिए मटीरियल है वो मेरे लिए, जो मुकेश अंबानी के लिए मटीरियल नहीं है वो मेरे लिए क्या है? मटीरियल है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर, यानी इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच मीन्स व्हाट इज मटीरियल टू वन पर्सन मे नॉट बी मटीरियल टू द अनदर पर्सन। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब मटीरियलिटी डिपेंड किस पे करेगी? तो कैसे बोलोगे कि ये चीज मटीरियल है, और कैसे बोलोगे? कल आपको मैं बोलता हूं कि आप रिलायंस के क्या हो? अकाउंटेंट हो, रिलायंस के आप पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई चीज मटीरियल है कि नहीं है? तो आप मटीरियलिटी के लिए सबसे पहली चीज क्या देखोगे? आप सबसे पहली चीज मटीरियलिटी के लिए देखोगे आइटम का अमाउंट। क्या देखोगे? आइटम का अमाउंट, अमाउंट ऑफ आइटम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि लेट सपोज रिलायंस का हम लोग ने वैल्यू कितना बोला? 9 लाख करोड़ की कंपनी बोली हम लोग ने, जस्ट, ठीक है। कहां पे गया वो? ये रहा, 9 लाख रुपए करोड़, 9 लाख करोड़ की क्या है? रिलायंस की कंपनी है। कंपनी कितने की है? 9 लाख करोड़ की। अब कहने से ये 9 लाख करोड़ की कंपनी में अगर 9,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आप बोलोगे क्या है? ये तो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। कहने से द अमाउंट इज वेरी बिग। अगर 9 लाख करोड़ के कंपैरिजन में देखो तो कंपेयर करो ना इसको, कहने से कंपैरेटिवली ये अमाउंट थोड़ी बड़ी अमाउंट है, इसलिए अमाउंट क्या है? ये अमाउंट मटीरियल है। लेकिन इसी के सामने 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाए, ऐसे तो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपके और मेरे लिए तो क्या है? मटीरियल इंपॉर्टेंट है, बट 9 लाख करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ रुपया मटीरियल है क्या? द आंसर इज नो। तो कहने से इफ द अमाउंट इज बिग देन द अमाउंट इज मटीरियल, इफ अमाउंट इज स्मॉल देन द अमाउंट इज इममटीरियल, यानी वो मटीरियल नहीं है। अब ये बिग और स्मॉल रिलेटिव है। बिग और स्मॉल क्या है? रिलेटिव है। अगर मैं बात करूं 500 रुपए की, तो एक पान वाले के गल्ले के, जो पान वाला गल्ला है उसके बिजनेस के लिए 500 रुपया बहुत मटीरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन का वो तो 500 ही कमाता है। अगर वही आप घुमा दोगे, उसी का हिसाब नहीं दोगे, तो कहने से उसका तो पूरा बिजनेस ऊपर नीचे हो जाएगा। यस और नो? तो कहने से जो अमाउंट बड़ी है कि छोटी है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? उस बिजनेस की टोटल वैल्यू को देख के डिसाइड करोगे। अगर टोटल वैल्यू के कंपैरिजन में अगर अमाउंट बड़ी लग रही है तो मटीरियल, टोटल वैल्यू के कंपैरिजन में अमाउंट छोटी लग रही है तो इममटीरियल। तो पहली चीज हम मटीरियलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि इफ द अमाउंट इज बिग कंपैरेटिवली देन इट इज सेड टू बी ए मटीरियल। एग्जांपल, पेमेंट ऑफ 1 लाख टू डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी व्हेन द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इज 10 लाख इज कंपैरेटिवली बिग अमाउंट, इट वुड रिक्वायर ए सेपरेट डिस्क्लोजर, यानी उसको हमें सेपरेटली बताना चाहिए। समझ में आता? 10 लाख की कंपनी में से 1 लाख हमने किसको दे दिया? डायरेक्टर को। कहना इसे डायरेक्टर तो एम्प्लॉय है ना कंपनी का, 1 लाख एम्प्लॉय को दे दिया, बहुत बड़ी बात है भाई, इसको अलग से बताओ आप।
नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ आइटम में एक बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई यहां पे सिर्फ अमाउंट नहीं, लेट सपोज दो ट्रांजैक्शन लेते हैं। एक कंपनी है रिलायंस, कितने करोड़ की है? 9 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। इसमें डायरेक्टर है एक, लेट सपोज एक डायरेक्टर है रिलायंस का, और एक वॉचमैन है उनकी कंपनी में। कौन है? वॉचमैन। वॉचमैन ने कंपनी में से 1 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। कैसे चोरी कर ली? तो भाई कैश पड़ा था कंपनी में से, एक दिन रात को देखा टाइम और उड़ा ले गया पूरा पैसा। क्या किया उसने? उड़ा ले गया, यानी उसने क्या कर लिया? पूरे पैसे का वहां पे चोरी कर लिया। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। और जो डायरेक्टर था उसने 10,000 रुपए का चोरी किया। दोनों ने ही क्या किया है? चोरी किया है। बट एक ने 10,000 रुपए का चोरी किया है और एक ने 1 करोड़ रुपए का चोरी किया है। बताओ दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है? तो कहने से दिस इज स्मॉल अमाउंट, दिस इज बिग अमाउंट। तो आपके हिसाब से मटेरियल कौन सा होगा अगर दोनों में से पूछो तो? कहने से दोनों में से जो वॉचमैन ने चोरी किया है वो देख के लगता है कि मटेरियल कौन सा है? वॉचमैन ने जो चोरी किया है वो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बोलूंगा जो अमाउंट वॉचमैन ने चोरी किया है वो शायद इममटीरियल है। क्यों? क्योंकि 9 लाख करोड़ की कंपनी में, 9 लाख करोड़ की कंपनी में से अगर 1 करोड़ रुपया चला जाता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो अमाउंट क्या हो जाता है? मेरे लिए इममटीरियल हो जाता है। लेकिन जो अमाउंट 10,000 की डायरेक्टर ने चोरी की है ये अमाउंट मेरे लिए मटीरियल है। अब आप बोलोगे सर ये तो पार्शियलिटी है, आप 1 करोड़ के अमाउंट को बोल रहे हो इममटीरियल है और 10,000 के अमाउंट को बोल रहे हो कि ये मटीरियल है। तो आंसर इज यस। क्यों मटेरियल बोल रहा हूं? कि भाई देखो वॉचमैन और डायरेक्टर दोनों की कंपनी में पोजीशन क्या है? कहने से वॉचमैन लोअर लेवल पे काम करता है और डायरेक्टर टॉप मोस्ट लेवल पे काम करता है। यानी वॉचमैन की, आज वॉचमैन लक्की था, आज वॉचमैन क्या था? लक्की था। आज उसको कैसे करके चाबी मिल गई, बहुत सारी चीजें उसके फेवर में आ गई, इसलिए वो आज 1 करोड़ रुपया चोरी कर पाया। हर रोज ऐसा होगा क्या? द आंसर इज नो। वॉचमैन का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रोज 1 करोड़ का चोरी कर जाए। ये कभी कभार होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है, बिजनेस में। तो कहना ही से ये इतना बड़ी बात नहीं है, एक बार हो गया है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टर है कहना ही से उसका तो कंपनी की हर प्रॉपर्टी पे एक्सेस है। आज उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, कहना ही से ये पूरी कंपनी किसके भरोसे चल रही है? डायरेक्टर्स के भरोसे चल रही है। और डायरेक्टर आज चोर निकला है, 10,000 निकाला है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं। आज उसने 10,000 रुपए का एक छोटा सा आइटम निकाला, क्या मालूम कल बड़े से बड़ी कंपनी की मशीन बेच दे, क्या मालूम कल से बड़ी सी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी की वो लीक कर दे। इसके लिए जो डायरेक्टर की चोरी है वो मेरे लिए मटेरियल है और जो वॉचमैन की चोरी है वो मेरे लिए इममटीरियल है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वॉचमैन ने जो चोरी किया है वो बड़ी चोरी है। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए जो वॉचमैन ने जो चोरी किया है ये मटेरियल है ट्रांजैक्शन। इसीलिए ट्रांजैक्शन की मटेरियलिटी चेक करने के टाइम अमाउंट तो चेक करनी ही करनी है, लेकिन अमाउंट के साथ साथ उसका नेचर भी चेक करो भाई, कि क्या नेचर कैसा है इस जो आइटम है, इस आइटम का नेचर कैसा है, यानी ये चोरी है, ये चोरी का नेचर कैसा है। तो देखो यही यहां पे एग्जांपल दिया है कि वॉचमैन थेफ्ट बाय ए वॉचमैन ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, एंड डायरेक्टर ₹10,000 इन अ कंपनी हुज टर्नओवर इज 100 करोड़। यानी एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, उसमें 1 लाख की चोरी वॉचमैन ने की और 10,000 की चोरी डायरेक्टर ने की। तो वॉचमैन की जो चोरी है वो इममटीरियल है, बट जो डायरेक्टर ने जो चोरी की है वो मटीरियल है। इवन दो द अमाउंट इज स्मॉल बट डायरेक्टर इज इन चार्ज ऑफ ए कंपनी, इन फ्यूचर ही कैन कमिट बिगर फ्रॉड्स, बिगर थेफ्ट्स। समझ में आता कि नहीं आता है? यानी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकता है, बड़े बड़े पैसे वो कंपनी से निकाल सकता है। समझ में आया कि नहीं है? फर्दर द मटेरियलिटी लेवल समटाइम्स इज डिफाइंड बाय द लॉ। यानी कभी कभी क्या करता है कानून खुद मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर देता है आपके लिए। जैसे कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि 1% और 1 लाख, यहां पे ये 1 लाख है, ठीक है, 1% और 1 लाख विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी छोटी अमाउंट होगी 1 लाख ऑफ अ कंपनीज टर्नओवर, यानी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 करोड़। तो 1 करोड़ और 1 लाख दोनों में से छोटा कौन सा है? 1 लाख। तो कंपनी के लिए 1 लाख मटेरियल अमाउंट है। लेकिन एक दूसरी कंपनी है जिसका टर्नओवर ही 1 लाख है, यानी सेल्स ही कितनी है उसकी? 1 लाख। तो इस सेल्स का 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1,000 और 1 लाख,
1000 और 1 लाख में कौन सा छोटा है? तो 1000 रुपया। तो इस कंपनी के लिए 1000 रुपया भी क्या है? मटीरियल है। तो कहने से कभी कभी जो मटीरियलिटी का जो लेवल है ना, वो कौन डिसाइड कर देता है आपके लिए? लॉ डिसाइड कर देता है, जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने डिसाइड कर रखा है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट में नहीं है। आप यहां पे देखोगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट में कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपकी बुक के हिसाब से, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानता हूं और ये कॉन्सेप्ट हमें आगे जाके भी काम आएगा। और ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप चाहो तो इसको ये बोल सकते हो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये भी बोला जा सकता है इसको। अब ये क्या बोलता है? तो देखो यहां पे समझने की कोशिश करो। लेट सपोज कि ए लिमिटेड करके कंपनी है और दूसरी कंपनी बी लिमिटेड करके कंपनी है। ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में यहां पे लिखा है लैंड 50 लाख, यानी 50 लाख का जमीन है किसके पास? ए लिमिटेड के पास, बराबर है। अब ए लिमिटेड ये 50 लाख का जमीन किसको बेच देता है? बी लिमिटेड को बेच देता है। कब? तो 30 मार्च को ये डील नक्की होती है। कितना तारीख को ये डील नक्की होती है? 30 मार्च को ये डील नक्की हो जाती है। ए लिमिटेड बोलता है कि भाई हाँ हमें बेच देनी है, बी लिमिटेड बोलता है भाई हमें खरीद लेनी है। बी लिमिटेड क्या करता है? इसके बदले 50 लाख रुपए भी दे देता है। किसको? किसको दे देता है? ए लिमिटेड को 50 लाख रुपीस दे देता है। और इसके बदले ए लिमिटेड उसको क्या दे देता है? पोजीशन दे देता है, यानी बोल देता है कि कल से काम चालू करना है तो कल से काम चालू कर दो, आज से ये जमीन किसकी हो गई? बी लिमिटेड की हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। अब कहने से हमें तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी है। कितनी तारीख को बैलेंस शीट बनाते हैं हम? तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो बी लिमिटेड कंपनी का 2 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है जिसके साइन के बिना ये क्या नहीं हो सकता? ये डील नहीं हो सकता। वो डायरेक्टर क्या है? वो डायरेक्टर 10 अप्रैल तक यूएस गया हुआ है। कहने से जब तक वो डायरेक्टर वापस नहीं आएगा तब तक जो जमीन के पेपर हैं, जमीन के कागजात हैं, प्रॉपर्टी पेपर हैं, वो कहने से बी लिमिटेड के फेवर में नहीं जा सकते। समझ में आता है कि नहीं आता है? बी लिमिटेड ने जमीन खरीद ली। जमीन किसके पास? अभी फिलहाल बी लिमिटेड के पास है। क्या बी लिमिटेड ने पैसे दे दिए? यस, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को पैसे दे दिए। डील फाइनल हो गई है, लेकिन पेपर वर्क अभी भी पेंडिंग है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भाई ये जो जमीन है ना 50 लाख का असेट है, क्या ये कंटिन्यू टू बी इन एज बैलेंस शीट? यानी 31 मार्च को, ये सब ट्रांजैक्शन कौन से दिन हुए हैं? 30 मार्च को। तो क्या 31 मार्च को ये जमीन ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में होगी कि ये जमीन बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में होनी चाहिए? पेपर वर्क बाकी है अभी भी। अगर पेपर के हिसाब से ओनर देखोगे तो पेपर के हिसाब से अभी भी ओनर कौन है? ए लिमिटेड है, क्योंकि अभी तक ओनरशिप बी के नेम में ट्रांसफर नहीं हुई। तो आपका आंसर क्या है? क्या ये हम ये बोलेंगे कि ये एसेट ए लिमिटेड का है इसलिए ए की बैलेंस शीट में दिखाओ? क्या या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि ये एसेट बी लिमिटेड का है इसलिए हमें बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए? तो कहने से अगर लीगली देखूं, कानून के हिसाब से देखूं, तो कानूनी हिसाब से अभी भी इसका ओनर कौन है? इसका ओनर ए लिमिटेड है। बट ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, यानी जो लीगली जो चीजें है ना उनके ऊपर आपको क्या देखना है? सब्सटेंस देखना है। यानी वाइल रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी जो अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के टाइम पे आप उनकी लीगल फॉर्म को मत देखो, सिर्फ लीगल फॉर्म को मत देखो, सिर्फ आप उसकी इकोनॉमिक रियलिटी देखो, यानी रियल में क्या हो रहा है वो देखो आप, रेदर देन जस्ट लुकिंग एट द क्या, रेदर देन जस्ट लुकिंग एट व्हाट लीगल फॉर्म। भले लीगली कहने से आज इसका ओनर कौन है? ए है, बट अगर आप इसके रियल फैक्ट्स देखो तो कहने से जमीन दे दी किसको? बी को। बी ने क्या पैसे दे दिए? हाँ। क्या ए लिमिटेड को प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। क्या बी लिमिटेड को प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। कहने से दोनों में से किसी भी पार्टी को इस सेल के ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। तो कहने से अगर मैं फैक्ट वाइज देखने जाऊं तो आज नहीं तो कल कहने से बी लीगली ओनर बन ही जाएगा, और कहने से आज के दिन पे जमीन किसके पास है? बी के पास है, इसलिए ओनर कौन हुआ? बी। तो अगर मैं रियलिटी देखता हूं, इकोनॉमिक फैक्ट्स देखता हूं, तो फैक्ट के हिसाब से ओनर कौन है? बी, लेकिन पेपर के हिसाब से ओनर कौन है? ए। तो अकाउंट्स ऐसा बोलता है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि आपको लीगल पेपर नहीं देखना है, फिर आपको तो क्या देखना है? फिर आपको इकोनॉमिक रियलिटी देखना है, यानी सब्सटेंस को देखना है।
क्या देखना है आपको? सब्सटेंस देखना है। किसके ऊपर? फॉर्म के ऊपर, लीगल फॉर्म के ऊपर आपको क्या देखना है? सब्सटेंस। तो ऑन ए सब्सटेंस बेसिस कहने से ये जमीन किसकी बैलेंस शीट में आना चाहिए? बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में आना चाहिए। और अब ये जमीन ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड के पास तो ये एसेट है ही नहीं। जब उसका एसेट ही नहीं है तो उसकी बैलेंस शीट में क्यों दिखाएं? समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन और ए इवेंट द इकोनॉमिक रियलिटी, यानी रियल फैक्ट्स, इकोनॉमिक रियलिटी मतलब रियल facts and the actual substance of a transaction or event is to be seen, not just its legal form। यानी सिर्फ उसकी लीगल फॉर्म हमें नहीं देखनी है, हमें उसकी क्या देखनी है? इकोनॉमिक रियलिटी, रियल फैक्ट्स देखने हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये कौन बोलता है? ये हमारा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म बोलता है। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे ऐड करना रह गया मेरा, वो कौन सा रह गया? तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट। मैं ये कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर पाया, तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप कहीं पे लिख लो, ठीक है? और जब आपके पास प्रिंट आउट आ जाए तब आप उसको वहाँ पे कॉपी कर देना। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट shall not be recorded, shall not be recorded until it is realized, until it is realized। यानी इसका कहने का रियलाइज्ड का मतलब क्या है? जब तक आपके हाथ में पैसे ना आ जाए, आप सेल ना कर दो, तब तक उसको क्या बोलेंगे? ये नॉन रियलाइज्ड है, आपने अभी तक इसको रियलाइज नहीं किया है। तो ये बोलता है कि देखो आपने मशीन खरीदी 50 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 50 लाख रुपए। भले आज इसकी कीमत 45 लाख हो जाए मार्केट में, या इसकी कीमत 55 लाख हो जाए, आपको दोनों ही रिकॉर्ड नहीं करने हैं। क्यों तब तक नहीं रिकॉर्ड करने हैं? जब तक आपको ये वैल्यू रियलाइज नहीं हो जाए। यानी आप 45 लाख में इसको बेच नहीं देते, या फिर 55 लाख में जब तक इस एसेट को बेच नहीं देते, तब तक आपको इसकी वैल्यू चेंज हुई है उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। ये कौन बोलता है? ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है, मच लाइक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इट इज इन लाइन विद द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है वही कौन बोल रहा है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट। तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था, कौन सा? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो एक बार देख लेते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, रियलाइजेशन अभी कर लिया, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, अभी जस्ट हुआ। उसके बाद कंसिस्टेंसी हो गया, अक्रूवल हो गया, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी हो गया। यानी हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम लोग इसमें एक टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो जब मैं सीए आईपीसीसी का पेपर दे रहा था, यानी सेकंड लेवल, पहले इंटरमीडिएट नहीं होता था, इसका नाम आईपीसीसी हुआ करता था। तो जब मैं आईपीसीसी का पेपर दे रहा था, और आईपीसीसी के पेपर नंबर 1 यानी अकाउंट्स के पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन यही था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 4 मार्क्स। और आपको सिर्फ कितना लिखना था? ये 3 पॉइंट लिखने थे, और ये नीचे एक पैराग्राफ लिखना था। तो इसके आपको कितना दे रहा था इंस्टीट्यूट? 4 मार्क्स दे रहा था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो आपके फाउंडेशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो देखो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोलता है कि ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, एंड अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि द इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर अर्न्ड और रिसीव्ड, एंड नॉट इन द पीरियड इन विच दे आर पेड और in the period in which they are earned or incurred, and not in the period in which they are paid or received। उसके बाद गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि बिजनेस अनंत काल तक चलते रहेगा और नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने पढ़ लिए कि ये बोलते क्या है। अब इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि देखो बाकी सब कॉन्सेप्ट है ना, ये सब कॉन्सेप्ट, लेट्स से कंसिस्टेंसी है, कंजर्वेटिज्म है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब हम फॉलो करते हैं तो हमको हमारी बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे लिख के बताना पड़ता है यूजर्स को कि वी हैव फॉलोड द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स।
यानी हमने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्या किया है, फॉलो किया है। और अगर हम ऐसा नहीं लिखें तो यूजर ऐसा मानेगा कि भाई इन्होंने अकाउंट्स बनाने के टाइम पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए। तो वी हैव टू स्पेसिफाई, हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई हमने अकाउंट्स बनाने के टाइम पे सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किए हैं। और अगर हम लोग उसमें नहीं बोले ये, तो यूजर क्या मान लेगा, यूजर मान लेगा कि भाई इन्होंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो की। समझ में आता है कि नहीं आता है? कैन आई से फॉर अदर कॉन्सेप्ट्स, for other concept if we follow them we have to disclose, यानी हमें बताना पड़ेगा कि हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किए हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। बट फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, यानी इन 3 अजम्पशंस के लिए जो सिचुएशन है वो विपरीत है। इफ वी डोंट फॉलो, इफ वी डोंट फॉलो देम, तो हमें वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज, दूसरे कॉन्सेप्ट्स को हमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि भाई हमने जो आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसको नहीं फॉलो किया, ये बताना यहाँ पे नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के साथ उल्टा है, ये फंडामेंटल हैं, यानी जब कोई भी हमारे अकाउंट्स को पढ़ेगा ना, तो वो आपने बोला है या फिर नहीं बोला है, आपने स्पेसिफाई किया, आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। सामने वाला जब अकाउंट्स पढ़ेगा तो वो एक चीज मान के चलेगा कि आपने ये 3 कॉन्सेप्ट 100% फॉलो किए हैं। यानी व्हेन वी फॉलो दिस अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज, यानी हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज। समझ में आता कि नहीं? क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, ये मान लिए जाते हैं कि हर कोई मान लेता है कि ये 3 कॉन्सेप्ट फॉलो हुए हैं। एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं कि कल हम लोग कल मैं आपको लेट सपोज कि यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? कल आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगा। तो क्या जरूरी है कि कल मैं यूनिट नंबर 4 आपको पढ़ा ही दूंगा? कहने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कहने से कि यहाँ पे कोई नेचुरल क्लामिटी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, और कहने से हमारी जो क्लास है कल की वो हो ही नहीं पाए। बट मैं ऐसा बोलूंगा क्या अभी कि कल अगर हुआ तो, कल तुम भी रहे और मैं भी रहा तो हम लोग अकाउंटिंग क्लास करेंगे, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि कल मैं आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगा, तो आप मान लेते हो कि भाई कल होगा, कल सर भी होंगे और कल हम भी होंगे, तो आप फंडामेंटली अज्यूम कर लेते हो कि भाई हम लोग कल तो होंगे। तो उसी हिसाब से जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो ये 4 चीजें हम लोग फंडामेंटली अज्यूम कर लेते हैं। ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 4 चीज तो होंगी ही होंगी। जैसे पहला है कि कंसिस्टेंसी, तो हमें बोला हो या नहीं बोला हो, जब मैं अकाउंट्स पढ़ता हूं तो मैं मान लेता हूं कि पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी वही सारी अकाउंटिंग पॉलिसी इस बार फॉलो की गई है। ठीक है। जब अक्रूवल कॉन्सेप्ट में मैं ये मान लेता हूं कि इस साल की इनकम इस साल रिकॉर्ड की गई है, अगले साल की इनकम अगले साल में रिकॉर्ड होगी, मिक्स नहीं किया गया है। जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, तब जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा तो मैं मान लूंगा कि ये बिजनेस आगे आने वाले फ्यूचर में बंद नहीं हो रहा है। इस अकाउंट्स को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये बिजनेस इनका बंद नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर जस्ट इन केस इन 3 में से कोई कॉन्सेप्ट टूट जाता है, यानी लेट सपोज कंपनी ने अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, तो कहने से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर पाई है, तो उस केस में कंपनी को इसे क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमने सारे कॉन्सेप्ट का तो नहीं मालूम, बट हमसे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पाया, हमने इस साल एसएलएम की मेथड चेंज करके डब्ल्यूडीवी कर दी है। आपको ये अकाउंट्स के अंदर नीचे लिख के बताना पड़ेगा, कंपलसरी बताना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। उसे इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी नीचे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं फॉलो कर रही है तो उनको लिख रही है। हमने इस साल एक इनकम ऐसी है जिसको हमने अक्रूवल, पिछले साल की इनकम है, लेकिन पिछले साल हमने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, इस साल ये रिसीव हुई है तो हम लोग इसको इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहने से ये तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट तोड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट तोड़ा है। समझ में आता कि नहीं आता? लेट सपोज अगले साल आपको मालूम है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी और आपने बैलेंस शीट उसी तरह से बनाई है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई आर कंपनी इज नो मोर ए गोइंग कंसर्न, यानी हमारी कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रही, अगले साल बंद हो जाएगी।
समझ में आता कि नहीं आता? तो अगर आप ये 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। यानी इफ ऑल 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। यानी अगर आप 3 फॉलो कर रहे हो तो आपको अलग से डिंडोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं है कि हमने फॉलो किए हैं। लेकिन अगर इन 3 में से इफ एनी ऑफ द अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, यानी इन 3 में से अक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न, इन 3 में से कोई भी अगर आप फॉलो नहीं करते हो, इज नॉट फॉलोड, देन in that case same shall be disclosed in notes to accounts। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के नीचे हम लोग बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे फिक्स एसेट्स का आंसर कैसे आया, ठीक है, फिक्स एसेट में 4 एसेट है तो उनका सबका अलग अलग टोटल करके। तो ऐसे अगर आपने नोट्स टू अकाउंट्स हैं तो उन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई वी आर नॉट गोइंग कंसर्न फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वी डिड नॉट फॉलो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कहां पे नहीं फॉलो किया वो भी लिखो। वी डिड नॉट फॉलो द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट जब भी आपको ऐसा आता है राइट ए शॉर्ट नोट और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 3 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, ऐसा उनकी डेफिनेशन जो हमने ऊपर समझी थी वही, और उसके बाद नीचे लिखो इफ ऑल 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस आर फॉलोड नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। यानी अलग से उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। बट इफ वन ऑफ देम इज ऑल्सो नॉट फॉलोड देन वी हैव टू डिस्क्लोज सेपरेटली, हमें उससे अलग से बताने की जरूरत है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का 100%? चलें आगे। ओके अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है लास्ट एग्जाम में, शायद ये वाला पूछा गया है या फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया है। दोनों में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो ये थियरी आपको पूछी जा सकती है। अब थियरी में आपको हेडिंग याद रहनी जरूरी है और उसके अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है जो मैं दे रहा हूँ वो एज इट इज लिखना है, आपको जो अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में आप फ्रेम करके उसको लिख सकते हो। अकाउंट्स के अंदर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब है कि कैसा है। यानी अगर मैं पूछूं कि एक इंसान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसा बोलेंगे कि एक इंसान के क्या होते हैं? एक इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 आंख होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है। तो कहने से ये मैं क्या बोल रहा हूं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ह्यूमन बोल रहा हूं। तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग मैन, तो कहने से यंग मैन में आप ऐसा बोलोगे कि एक इंसान जो एक यंग मैन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? उसके काले बाल हैं, ठीक है, उसकी दाढ़ी मूछ होगी, ये सारी कहने से बियर्ड्स होंगी, ये सारे कहने से कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यंग मैन। समझ में आता कि नहीं आता? ओल्ड मैन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? या तो बाल नहीं होंगे, होंगे तो भी व्हाइट होंगे, दाढ़ी व्हाइट होगी उसकी। ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओल्ड मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऐसे नहीं बताने हैं कि बैलेंस शीट होनी चाहिए, पीएनएल होनी चाहिए, ये क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अभी जो आपको मैंने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ह्यूमन, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, वो कैसा दिखता है वो बताया। अगर मैं आपसे बात करूं कि उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैन क्या है, तो क्वालिटेटिव, मेरी क्वालिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन की क्वालिटी क्या होती है? तो कहने से सिंपल, उसकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सी भारी होती है कंपेयर टू द फीमेल। तो कहने से ये मेल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताने। तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटेटिव का, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है? तो इसमें ऐसा है कि अकाउंट्स आप इस तरह से बनाओ ताकि वो किसी हर इंसान को समझ में आ सके। यानी हर इंसान जिसको फाइनेंस, हर एक इंसान जिसको फाइनेंस का नॉलेज है उसको वो अकाउंट समझ में आए। जिस इंसान को बेसिक फाइनेंस का नॉलेज है उसे अकाउंट समझ में आए। यानी रिलायंस का अकाउंट समझने के लिए मुझे महाज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अकाउंट्स के बेसिक रूल्स मालूम है और बेसिक मुझे अकाउंट समझ में आता है, तो मुझे अगर रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा बनाया होगा तो वो मुझे समझ में आएगा। अगर रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत खराब बनाया होगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। यानी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की कमी है, यानी उसका स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट बनाओ जो क्या हो, किसी को भी समझ में आ सकें। एक ऐसे इंसान को जिसको नॉर्मल अकाउंटिंग नॉलेज है उसे भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये उसका पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी आपको समझ में आना चाहिए।
तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is that it must be readily understandable by the user. For this purpose it is assumed that user have a sufficient यानी reasonable knowledge of business and economic activity. तो हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट को उठा लाते हैं जिसने जिंदगी भर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको बोलते हैं ये ले रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समझ इसमें क्या लिखा है। अरे वो साइंस का आदमी है, उसने कभी उसको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं मालूम, अकाउंट्स के बारे में नहीं मालूम, बिजनेस के बारे में नहीं मालूम, तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी उसके लिए लेवल पे हम नहीं ला सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको रीजनेबली इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, रीजनेबली बिजनेस का नॉलेज है, उसको वो अकाउंट समझ में आ जाने चाहिए। हर एक इंसान को नहीं समझा सकते हम, तो बट ऐसे इंसान को तो समझा सकते हैं जिसको थोड़ा बहुत बिजनेस समझ में आता हो, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में नॉलेज हो, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पे लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्स मैटर that should be included in the financial statement because its relevance in economic decision making need for the user should not be excluded merely that it is too difficult to understand for certain users। यानी अब यहाँ पे दो चीज बोली है इसमें कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मॉडरेट यानी एक एवरेज इंसान जिसको बिजनेस का नॉलेज है, बिजनेस नॉलेज है, उसे आपका अकाउंट समझ में आना चाहिए, तो हम बोलेंगे आपका अकाउंट्स अच्छा है, वरना हम बोलेंगे आपका अकाउंट्स खराब है। एक तो ये पॉइंट बोल दिया। दूसरा ये बोला कि अगर कोई डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसको ऐसा मत करो कि उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखो ही नहीं, ये सोच के कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, ये यूजर को कैसे समझ में आएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको सिंपल बनाने की कोशिश करो जितना बनता है उतना, लेकिन अगर वो नहीं बनता तो आप उसको एक्सक्लूड मत करो, आप उसको लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे तो फिर भी समझ में आता कि नहीं आता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, रिलेवेंस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूज करो, वही इंफॉर्मेशन बताओ दैट इज रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब काम की, हिंदी में बोलूंगा रिलेवेंट का मतलब काम की इंफॉर्मेशन। वही इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स में शो करनी है जो रिलेवेंट है। क्या है, जो रिलेवेंट है, जो काम की इंफॉर्मेशन है to the decision making need of the user. Information has a quality of relevance when it influences the economic decision of the user by helping them in evaluating past, present and future events and correcting in their past evaluation। यानी बेसिकली ऐसा बोला है कि इंफॉर्मेशन कब काम की होती है, जब वो रिलेवेंट होती है, क्योंकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को डिसीजन मेकिंग में मदद करती है बाय एनालाइजिंग पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड व्हाट वी कैन परफॉर्म इन ए फ्यूचर। तो उस सब को डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन का क्या होना जरूरी है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट। क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट। एंड नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, तो यानी आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल यानी भरोसेमंद। ठीक है, मेरे को हिंदी लिखे हुए बहुत टाइम हो गया तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। आपकी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, थोड़े भरोसेमंद होनी चाहिए। और आपकी इंफॉर्मेशन भरोसेमंद कब होगी, जब उसमें कोई एरर्स नहीं होंगे, यानी जब आपके अकाउंट्स में गलती नहीं होगी, तो कहने से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। कोई एरर्स नहीं होंगे, कोई बायस नहीं होगा। बायस का मतलब है कोई भेदभाव नहीं होगा। अकाउंटेंट अपना खुद के दिमाग से कुछ नहीं कर रहा है, जो बिजनेस में हो रहा है बस उसी की अकाउंटिंग कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर, यानी आपकी इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, यानी कोई छोटे मोटे एरर हो गई, मतलब 25 पैसे की कैलकुलेशन में गलती हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर दे। तो मटेरियल एरर एंड मटेरियल बायस शुड नॉट बी देयर इन अकाउंट्स, ताकि वो इंफॉर्मेशन क्या हो, रिलायबल हो। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन की आपके जितने भी आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे सेल्स है, तो सेल्स का इंफॉर्मेशन कैसे रिलायबल होगा, जब इट इज सपोर्टेड बाय इनवॉइस, यानी हर ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, यानी उसके पीछे एक सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि हम उस पर क्या कर सकें, उस इंफॉर्मेशन पे हम भरोसा कर सकें। रिलायबिलिटी का मतलब है भरोसा। तो हमें भरोसा कब आएगा, जब उसमें कोई एरर नहीं हो, उसमें कोई बायस नहीं हो, ठीक है, और उसके अलावा बायस नहीं होने के अलावा हर ट्रांजैक्शन, हर आइटम के
हर ट्रांजैक्शन, हर आइटम के पीछे कहना ही से कि हमें एक डॉक्यूमेंट मिले तो हमको और ज्यादा भरोसा होगा कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ था। समझ में आएगी नहीं है। और दूसरे ट्रांजैक्शंस आपके क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। यानी एक कंपनी का में जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको मैं दूसरी कंपनी से क्या कर पाना चाहिए, कंपेयर कर पाना चाहिए। एक कंपनी के एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं पिछले साल या और दूसरे सालों से कंपेयर कर पाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है। यानी ये चार चीजें होंगी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैं बोलूंगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, वो क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और अगर इन चार में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, यानी मेरा अकाउंट्स बहुत भरोसेमंद है, इसको दुनिया के सबसे अच्छे अकाउंटेंट्स ने बनाया और इसमें सब काम की इंफॉर्मेशन दी है और ये कंपेयर भी कर सकते हो आप दूसरी कंपनी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो कहने से ऐसे अकाउंट्स का क्या फायदा। कहने से अकाउंट्स क्यों बनाता हूं, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। कहने से मेरे को समझ में नहीं आएगा तो डिसीजन क्या लूंगा। दूसरा, आपका अकाउंट्स बहुत सुपर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझ सकते हो आप, और इसको बनाने वाले लोग भी बहुत भरोसेमंद है, और ये एक कंपनी का दूसरी कंपनी और एक साल से दूसरे साल से कंपेयर भी कर सकते हो आप इसको। लेकिन इसमें काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, सब फालतू इंफॉर्मेशन लिख रखी है, तो कहने से फिर क्या काम का मेरे। तीसरा, ये समझ में आता है सबको, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, और इसमें सब काम की इंफॉर्मेशन दे रखी है। यानी लेट सपोज कि मुझे इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो कहने से वो चीज किस पे डिपेंडेंट करेगी, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, ठीक है, और ये कंपनी के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी के दूसरी कंपनी से कंपेयर भी कर सकता हूं, यानी कंपेरेबल भी है। लेकिन इसको अकाउंट्स को बनाने वाला, ठीक है, जो अकाउंटेंट है वो जेल में बैठा है। क्यों बैठा है, क्योंकि उसने कोई फ्रॉड किया है ऐसा फाइनेंशियल। तो बताओ इस अकाउंट्स पे भरोसा आएगा क्या। कहने से जो आदमी अकाउंट्स में फ्रॉड करते घूमता है उसने ये अकाउंट्स बनाए, भले काम की इंफॉर्मेशन है, भले मेरे को समझ में आ रही है, भले कंपेरेबल है, लेकिन इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। इस पे अगर इसको भरोसा करके मैंने डिसीजन लिया तो डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो वो भी काम का नहीं है। अब सुपर इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, ठीक है, रिलेवेंट यानी काम का भी है, ठीक है, और इसको बनाने वाले लोगों पे भी बहुत भरोसा है, बहुत रिलायबल लोग थे। लेकिन इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसको बहुत विचित्र फॉर्म में बनाया है, ठीक है। तो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके का दिखता है, टाटा का कुछ अलग तरीके। जब मैं इनको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि टाटा अच्छी है कि रिलायंस अच्छी है, मैं टाटा का शेयर खरीदूं कि रिलायंस का शेयर खरीदूं, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपका इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये चार मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है, ये चार मेन है, मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये हैं, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ आपकी बुक से मैंने नहीं लिखे। तो जब एग्जाम में अगर आता है ना तो ज्यादा से ज्यादा देखो 4 मार्क का आएगा, और 4 मार्क में आपको यही 4 लिखने हैं और दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन दूसरे क्या है, तो मटीरियलिटी होनी चाहिए, यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फेथफुल मतलब इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, अगेन कहने से रिलायबिलिटी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म होना चाहिए, यानी ये इकोनॉमिक रियलिटी को देख के बनाया होना चाहिए, लीगल फॉर्म को देख के बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। फुल फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी जो जो हमारे बिजनेस में वो सारी चीजें कुछ छुपाई हुई नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए। एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने आधे सेल के बिल रिकॉर्ड किए आधे किए ही नहीं, ऐसा मत करो, सारे ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्डेड होने चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये 4 को याद रखना है। अगर शॉर्ट नोट आएगा तो इस पे डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर वो आता है तो आपको ये 4 पॉइंट स्पेसिफाई करना और सब में सिर्फ एक एक दो लाइन ही लिखनी है, ठीक है। देखो सीए इंस्टीट्यूट का पेपर, सीए इंस्टीट्यूट है ना, क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखता है, यानी आप पेज पे पेज भरो तो आपको 4 मार्क के लिए आपको 2 पेज भरने पड़ेंगे, इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे आपने क्या लिखा है, ठीक है। आपने भले 2 ही लाइन लिखी है ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही लिखी है, और आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का ऐसा है, बहुत सिंपल है कि दे डू नॉट बिलीव इन ए क्वांटिटी, दे बिलीव इन ए क्वालिटी। तो आपको ऐसा नहीं है कि सर आपने इतना बड़ा लिखा है यहाँ पे तो हमको भी इतना बड़ा 4 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा, नहीं, ये मैंने इसलिए इतना बड़ा लिखा है कि भाई आपको समझाना है मुझे, तो आपको तो एग्जाम में राइट आंसर देना ना, तो आप इसमें से अपने हिसाब से चूज करके अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 3। आज खत्म कर देते हैं यूनिट नंबर 3 को भी। तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3, ठीक है, खत्म कर देते हैं इसको, डन। लो, यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो गया। क्यों ऐसा बोला हूं मैं? क्योंकि देखो यूनिट नंबर 3 है ना, बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, उसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। असेट क्या होता है, लैंड क्या होता है, बिल्डिंग क्या होती है, लायबिलिटी क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेस क्या होता है, बैड डेट क्या होता है। तो ऐसे भर भर के, डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब बताओ, ये बताऊं तुमको प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहने से बेसिकली उसमें से कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। तो कभी मन करे तो डेफिनेशन रीड कर लेना, ठीक है, और नहीं करे तो जैसे जैसे टर्म्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग उनको जानते रहेंगे। अकाउंट्स में एक टर्म थोड़ी ना, कहने से जैसे जैसे टर्म्स आएंगे वैसे वैसे जानेंगे। आज से पहले कहने से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो थोड़ी ना मालूम था, आज हमें मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। वैसे ही रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है हमें थोड़ी ना मालूम था, आज हमें मालूम पड़ा। तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे उनका मतलब हम समझते जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला यूनिट नंबर 3 भी मेरी तरफ से क्या हो गया, डन हो गया। अगर आपका मन हो तो एक बार इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल डाउनलोड करके उसमें से यूनिट नंबर 3 की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेना, अदरवाइज नॉट सो इंपॉर्टेंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? तो देखो, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल डाउनलोड करोगे ऐसा, तो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यहाँ पे ये थियरी मिलेगा। आई होप कि ये सब लोग ने थोड़ा बहुत रीड तो किया ही होगा उसको, और रीड किया होगा तो मालूम पड़ा होगा कि अपना जो नोट्स है इज़ मच बेटर, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कट शॉर्ट की है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने दी है, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर प्रिंसिपल, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, अकाउंट्स और स्टेट्स का क्या रिलेशन है। तो ये इतनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तब आप इनको सीखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप रीड कर सकते हो एक टाइम के लिए। मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें से स्किप किया है बिकॉज दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। एक बार आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद वो समरी दी है, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे हर यूनिट के लास्ट में, हर यूनिट के एंड में एक ऐसा दिया है टेस्ट योर नॉलेज करके। आपको ये टेस्ट योर नॉलेज में कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थियरी क्वेश्चंस हैं, इन सबको सॉल्व करना है। क्या करना है? इन सबको सॉल्व करना है। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 के मुझे टेस्ट योर नॉलेज यानी पीछे की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। और मैं जल्द ही आपको बता दूंगा कि हमारा लाइव क्लास होने वाला है। 2 यूनिट हो गए ना, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट भी होंगे, तो वो डाउट सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइव क्लासेस अरेंज करने वाले हैं अभी। तो वो लाइव क्लासेस कैसे होंगी, क्या होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको जहां अपडेट मिलती है वहां पे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नए यूनिट नंबर 4 के साथ। और अब इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये यूनिट बची हैं। तो देखोगे तो टोटल हमारे पास अभी भी 6 यूनिट बाकी हैं, बट डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। सब यूनिट है ना एक एक या 2-2 पेज की हैं। अब जैसे ये था तो ये तो बहुत बड़ा 7-7, 8-8 पेज का था मेरे नोट्स के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो 20-20, 22-22 पेज का था, ठीक है। तो अभी जो आगे के जो यूनिट्स हैं वो सब 1-1 पेज के हैं, या फिर 2-2 या 3 पेज मैक्सिमम, ठीक है। मोस्टली तो 2 पेज के ही हैं। तो सब छोटे छोटे हैं, एक एक लेक्चर में एक एक यूनिट अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, सी यू टुमारो।